अब तो लगभग हर स्टेट की जुडिशरी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिक्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो टीपीए का पूरा बेयर एक्ट रट लिया था, फिर भी क्वेश्चंस गलत हो गए, पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ लिए। बेयर एक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये सवाल पूछे जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जनरल इंट्रोडक्शन से, जिसे ना पढ़ने की गलती हम में से कई लोग कर देते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जीआई को समझने। सबसे पहली और बेसिक बात कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू किस तारीख से हुआ, तो डेट है 1 जुलाई 1882। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो टाइटल है ये शॉर्ट टाइटल है। दो तरह के टाइटल होते हैं, लॉन्ग टाइटल या मेन टाइटल और शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल से एक्ट को पहचाना जाता है, इसको जनरली हम एक्ट का नाम बोल देते हैं, लेकिन जो मेन टाइटल होता है वो लॉन्ग टाइटल के तौर पर होता है। शॉर्ट टाइटल को देखकर हमें बस दो बातें पता चलती हैं कि किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन वहीं जब हम इस एक्ट का लॉन्ग और मेन टाइटल देखते हैं, जो कहता है एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो हमें यहाँ कितनी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि किसी पुराने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉ को अमेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दूसरी बात कि ये एक्ट प्रॉपर्टी के उन ट्रांसफर्स पर लागू होगा जो ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहे हो, यानी कि किन्हीं दो पक्षों के किए गए कामों से कोई प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही होगी तभी टीपी एक्ट लागू होगा। इतना क्लियर है। अब ये पार्टीज कैसी होंगी, ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, ट्रांसफर कैसे होगा, कौन सा होगा, ये सब हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्ट का नेचर क्या है, कैसा लॉ है, कैसा नहीं है। तो ये सब्सटेंटिव नेचर का लॉ है, कोडिफाइड लॉ है और एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। सब्सटेंटिव तो आपको पता होगा, जनरली दो तरह के लॉज बनाए जाते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं, जिसमें राइट्स, लायबिलिटीज, रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस दे रखे हों कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इन्हीं राइट्स, लायबिलिटीज, रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस के ब्रीच होने पर हमें कोर्ट प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ता है। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल्स जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बीएनएस, एसआरए, एनआईए, ये सब सब्सटेंटिव लॉ है। अब ये जो इनके रूल्स और ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करने पर जो प्रोसीडिंग होती है वो कहाँ लिखी जाती है, प्रोसीजरल लॉ में। तो कोर्ट को किस तरह से किस मामले में काम करना है वो प्रोसीजर लिखा होता है, जहां पर वो होते हैं प्रोसीजरल लॉ। फॉर एग्जाम्पल सीपीसी, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस है, लिमिटेशन एक्ट, ये सारे प्रोसीजरल लॉ हैं। कोडिफाइड से क्या मतलब है कि ये एक कोडिफाइड लॉ है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक कोडिफाइड लॉ है। इससे क्या मतलब है, क्या इसके पहले ये कोडिफाइड नहीं था? तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के मैटर्स कैसे देखे जाते थे? देखिए, ये लॉ 1882 का है, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। और ब्रिटिश रूल के इंडिया में आने से पहले जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता था वो हिंदू एंड मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज से गवर्न होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आ गए एंड यहाँ के लीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हुए तो उन्हें यहाँ इंग्लैंड जैसा सर्टेन लॉ नहीं मिल पाया। कोर्ट को ऐसे में जजमेंट देने में दिक्कत होती थी और ऐसे में कोर्ट्स गुड कंसाइंस, इक्विटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने लगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो हर मामले के मैटर के हिसाब से गुड कंसाइंस, इक्विटी एंड जस्टिस भी अलग अलग होने लगा। बहुत दिक्कत होने लगी कि कैसे एक जजमेंट को दूसरे केस में फॉलो करें। यहाँ तो वही बात हो रही थी कि जितने मुंह उतनी बातें। तो प्रीवी काउंसिल ने ऐसी सारी अनसर्टेनिटीज को नोट किया और तुरंत प्रॉपर्टी के ट्रांसफर रिलेटेड एक लिखित कानून बनाने के लिए एक्शन लेने को कहा, जिसके लिए लॉ कमीशंस बनाए गए थे, जिसमें फोर्थ प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन 1879 का था, जिसके कार्यकाल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बनकर तैयार हुआ। इसके बाद से ये एक लिखित में तैयार लॉ है, मींस ये एक कोडिफाइड लॉ है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि ये एक एग्जॉस्टिव लॉ क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रीएम्बल में ये साफ तौर पर लिखा है to define and amend certain parts of the law relating to transfer of property by act of parties। यहाँ क्या आया है? certain parts। यहाँ लॉ तो बहुत सारे हैं जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं, बट ये टीपीए पार्टीज के किए गए कामों से होने वाले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लॉ के कुछ पार्ट को डिफाइन और अमेंड करने के लिए बनाया गया है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए बहुत सारे अदर लॉ भी हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, हर स्टेट के अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, पर्सनल लॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये भी ध्यान रखना कि टीपीए के प्रोविजंस के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट पढ़ना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस लिए?
क्योंकि यहाँ पर पार्टीज बताई गई हैं कि कौन सी पार्टीज ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है, नहीं है, कैसी पार्टीज होनी चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। मतलब जब भी आपको टीपीए पढ़ना है तो इसका पूरा कुनबा संग लेकर चलना पड़ेगा, वरना काम नहीं बनेगा। अब समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब संपत्ति क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज जो ओनेबल हो, जिसे खरीदा जा सके, जिसपे स्वामित्व पाया जा सके, जो एक पर्सन से किसी दूसरे को ट्रांसफर की जा सके। मीन्स कोई ऐसी चीज जो ओनेबल हो और ट्रांसफरेबल हो, प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी जनरली हमें सुनने को मिलता है दो तरह की, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल क्या होती है? जिसको मूव ना किया जा सके, हटाया ना जा सके अपनी जगह से, जैसे कि घर हो गया, कोई स्कूल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई हो, इमूवेबल हो जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको मूव किया जा सके, गहने हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सारी चीजें मूवेबल हैं, इनको हम मूव कर सकते हैं और एज इट इज सामान उठाकर, प्रॉपर्टी उठाकर, मूवेबल प्रॉपर्टी उठाकर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं उसके राइट्स और ओनरशिप के साथ में। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके हम सिर्फ राइट्स और ओनरशिप ही ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी उठाकर हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी अपनी जगह पर बनी रहती है, सही है। लेकिन ये चीजें जो होती है, दो तरह की प्रॉपर्टी हम सबको सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन गलत कराते हैं जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दो तरह की है, पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसमें कई चीजें दे रखी थी, अब ये प्रॉपर्टी है नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, रेस नलियस वर्ड सुना होगा, रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम वर्ड सुना होगा, पर इनका मीनिंग क्या होता है इसको समझो। ये प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। जैसे कि रेस नलियस, इसका लिटरल मीनिंग होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी की नहीं है, या कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई ओनर नहीं है। इसमें आ जाते हैं जंगली जानवर या किसी के द्वारा छोड़ दी गई संपत्ति, वो रेस नलियस में आ जाती है, वो प्रॉपर्टी में नहीं काउंट होगी। इसके अलावा है रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम, यानी कि थिंग्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉमर्स, मतलब कि कुछ चीजें प्राइवेट प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होती, इसलिए उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे कि राष्ट्रीय सीमा से परे का कोई क्षेत्र जिसमें आउटर स्पेस आ गया, समुद्र तल आ गया, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसी चीजें रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम कहलाती हैं, प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती। अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगली जानवर किसी की छोड़ी हुई संपत्ति, ये संपत्ति है या नहीं, तो ये संपत्ति में नहीं काउंट होती। इसके अलावा प्रॉपर्टी को चूजेज इन एक्शन एंड चूजेज इन पोजेशन के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्शन, मतलब किसी काम करने से प्रॉपर्टी का रूप ले लेती हैं। ऐसी चीजें चूजेज इन एक्शन के बेसिस पर प्रॉपर्टी मानी जाती हैं, जैसे कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी हैं, लेकिन टीपी एक्ट के तहत नहीं आती। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से क्या प्रॉपर्टी है, तो ये सारी ही चीजें प्रॉपर्टी काउंट होंगी। कॉपीराइट को प्रॉपर्टी माना गया है, कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 14 में इसको डिफाइन किया गया है। इसका ट्रांसफर कब एंड कैसे होगा, ये सब कुछ कॉपीराइट एक्ट से गवर्न होता है। इसके अलावा डिजाइन भी प्रॉपर्टी है, डिजाइन एक्ट से गवर्न होता है। ट्रेडमार्क भी प्रॉपर्टी है, जिस पर ट्रेडमार्क एक्ट लागू होता है। इसके बाद पेटेंट, ये भी प्रॉपर्टी माना गया है, पेटेंट एक्ट में इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद चूजेस इन पोजेशन, यानी कि मैं अपने पोजेशन में कुछ चीज रखना पसंद करती हूँ, वो रखती हूँ, तो वो भी प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे मूवेबल चीजों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे गहने हो गए, फर्नीचर हो गए, ये प्रॉपर्टी जो इसके तहत आती है, चूजेस इन पोजेशन के तहत, ये छूने योग्य होती है, फिजिकली रूप से आप इस पर कब्जा कर सकते हो और इसका ओनर इसका पूरा उपयोग कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी पर डिपेंड कुछ लिमिटेड ओनरशिप राइट्स होते हैं, जिनको भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की तरह ही ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि लीज टीपीए से गवर्न हो जाती है। इसके अलावा भी कई अदर एक्ट हैं, जैसे पर्टिकुलर स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट इसको गवर्न करते हैं। इसके अलावा सुखाचार यानी ईजमेंट, ये भी एक तरह का राइट है जो प्रॉपर्टी पर आप पाते हैं। लाइसेंस हो गया, ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी पर पाया हुआ राइट है। ये दोनों ही, ईजमेंट और लाइसेंस, ये दोनों ही ईजमेंट एक्ट से गवर्न होते हैं, ना कि टीपीए से। यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है,
कितने मेथड हैं इसको ट्रांसफर करने के। तो देखिए प्रॉपर्टी का जनरली ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है, जो कोर्ट के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है प्रॉपर्टी वो इसमें शामिल है, जैसे एग्जीक्यूशन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, सक्सेशन, पार्टीशन, ये सब कुछ ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। इसके बाद जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इसमें क्या क्या आ जाता है, ये दो तरह से होता है, ट्रांसफर इंटरव्यूज और टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री में क्या है कि कोई मर जाता है, उस मृतक की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद किसी जीवित व्यक्ति को दी जाती, तो ये हो जाता है टेस्टामेंट्री। इसमें क्या आ जाते हैं, सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब चीजें इसमें चलती हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफर इंटरव्यूज है उसमें क्या होता है, जीवित व्यक्ति होता है और जीवित व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को देता है, ट्रांसफर करता है। दो लिविंग पर्सन्स के बीच होने वाला प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ये गवर्न होता है काहे से, टीपीए से, जिसमें 6 तरह के ट्रांसफर शामिल किए गए हैं। बट यहाँ ध्यान देना है कि इन 6 तरह के ट्रांसफर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ ओनरशिप सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर की जाती है। दूसरी कैटेगरी है लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है लिमिट्स एंड बाउंडेशंस के साथ, वो भी एक निश्चित तय किए गए समय के लिए। टीपीए में कंप्लीट ओनरशिप वाले ट्रांसफर आ जाते हैं सेल्स, एक्सचेंज एंड गिफ्ट्स, एंड लिमिटेड ओनरशिप वाले ट्रांसफर में आ जाते हैं हमारे मॉर्गेजेस, लीजेस एंड एक्शनेबल क्लेम्स। तो अब देखिए ये जो टीपी एक्ट है ये जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है। इसमें केवल 6 ही तरह के मैटर्स इंक्लूड हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट्स एंड एक्शनेबल क्लेम। अब हम एक नजर ये देख लेते हैं कि इस एक्ट को याद कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसको याद करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, इस एक्ट में 137 सेक्शंस हैं जिन्हें 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 4 है, ये प्रारंभिक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है, इसमें सेक्शन 5 to सेक्शन 53A है। सेक्शन 5 to 37 इसको हम एक पार्ट में रखते हैं और सेक्शन 38 to सेक्शन 53A इसको एक अलग पार्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 to 37 बात करता है ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह के प्रॉपर्टीज पर लागू हो सकते हैं, और सेक्शन 38 to 53A ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है जो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सेक्शन 5 to 37 के साथ हमें कौन कौन से चैप्टर्स को देखना होता है, वो है चैप्टर 6 एक्सचेंज के बारे में, चैप्टर 7 गिफ्ट के बारे में और चैप्टर 8 एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में। सेक्शन 38 to 53A ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, जिसके साथ हमें देखना होता है चैप्टर 3 जो सेल्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, चैप्टर 4 मॉर्गेजेस के बारे में है, चैप्टर 5 लीजेस के बारे में। अब यहाँ जो मैंने तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से टीपी एक्ट को पढ़ेंगे तो आसानी से इसे याद कर पाएंगे। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बने रहें लीगल ग्रेविटी के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।